नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट इन्वेस्टर्स ग्रुप के होम लोन सीरीज के पार्ट 3 वीडियो में। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर पे सुरक्षित हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और इस कोरोना जैसी महामारी का डट के मुकाबला कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग होम लोन सीरीज के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियोस लॉन्च कर चुके हैं, जिन वीडियोस में हमने आपको होम लोन से रिलेटेड कई इंफॉर्मेशन दी है, प्रोसीजर के बारे में बताया है, आरओआई के बारे में बताया है और भी बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम लोग पार्ट 3 जो लेके आएंगे वो होम लोन से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स, लाइक जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं होम लोन में, उनके ऊपर हम ये वीडियो करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है, सपोज कीजिए कि आपने होम लोन लेना है, आपने एक प्रॉपर्टी देखी है, तो लोगों का सवाल आता है कि भाई आप कहते हो कि होम लोन 2 तरीके से होता है, प्रॉपर्टी प्रोफाइल, पर्सन प्रोफाइल। तो जी मेरी प्रोफाइल तो अच्छी है, मैं जॉब करता हूं, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरी जो प्रॉपर्टी की प्रोफाइल है उसमें जो आपने कहा सर की चेन चाहिए लोन के लिए, होम लोन के लिए, वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट मेरे पास 4 साल का है, 5 साल का है। दैट मीन्स प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री का चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा पुराना नहीं है। तो क्या ऐसे केस में होम लोन पॉसिबल है? तो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स जितने भी मार्केट में हैं, मैक्सिमम बैंक्स का रूल है कि मिनिमम 13 ईयर का एक चेन ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी का। दैट मीन्स अगर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी आप जो देखने जा रहे हैं उसकी शुरुआत से लेकर अब तक की हिस्ट्री 13 ईयर्स या उससे ज्यादा की नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में उन बैंक्स का जो लॉयर होगा, जो पैनल पे होगा, यानी जो लीगल वाला होगा, वो लीगल रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जिस भी बिल्डर से खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी एजेंट से खरीद रहे हैं, आप इंसिस्ट करें कि वो आपको पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे, जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एटलीस्ट 13 ईयर्स का एक हिस्ट्री होना चाहिए। दैट मीन्स उसका सबसे पुराना, जो सबसे पहले का रजिस्ट्री है, वो 13 या उससे ज्यादा ईयर्स पुराना होना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा नहीं है, कई बार लोग कहते हैं जी हमारा तो अवेलेबल नहीं है, हमने रजिस्ट्री कराएंगे, लालडोरे की प्रॉपर्टी थी, हमारे पास लालडोरा सर्टिफिकेट था, उससे हम पहली बार रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो बिना किसी भी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड यानी रजिस्ट्री के तो लोन होगा ही नहीं, क्योंकि बैंक को रजिस्ट्री होने के बाद उस पर एंडोर्समेंट करनी होती है। इस बात का ध्यान रखें। एंडोर्समेंट क्या होती है? जब आप लोन ले लेते हैं, तो आप जब लोन लेके आपने रजिस्ट्री करा ली, वो ओरिजिनल बैंक ने अपने पास जमा कर ली सिक्योरिटी के तौर पे। जिस बंदे की प्रॉपर्टी थी जिससे आपने खरीदी, उसकी जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है उसके नाम की, जिसको हम टाइटल डीड कहते हैं, उसके ऊपर बैंक एंडोर्समेंट करता है। तो एक रजिस्ट्री तो चाहिए ही चाहिए। उससे पहले अगर चेन में लेट से गिफ्ट डीड है, किसी से उसको गिफ्ट मिली पेरेंट्स से, उनके नाम कन्वेंस डीड थी या कुछ भी था, या मान लेते हैं लाल डोरे की है तो लाल डोरा सर्टिफिकेट था, उसके बाद रजिस्ट्री हुई, जो भी उसका हिस्ट्री रहा हो, देयर आर ओनली अ फ्यू बैंक्स, जस्ट अ नंबर, 2-4 होंगे मुश्किल से मार्केट में, जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल पुरानी चेन पे लोन करते होंगे। अदरवाइज 13 साल का, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लियर आपको मिल गया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस हमें पिछली वीडियो में दिया है और हमें और भी कई क्वेश्चंस आपने भेजे थे, उनमें से बेस्ट क्वेश्चंस चूज करके हमने इसमें लिस्ट में रखे हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन ये है, एक हमारे क्लाइंट ने हमसे पूछा है कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी या फ्लैट को बेचना चाहूं अपना लोन टेन्योर खत्म होने से पहले, तो क्या मुझे पूरा लोन पहले क्लियर करना पड़ेगा? या सपोज करो कि उसने इसकी ट्रांसफरेबल जॉब है और बंदे का ट्रांसफर हो गया है, तो क्या वो बेचना चाह रहा है, बेच के जाना चाह रहा है, तो अपना लोन पहले उसको अरेंज करना है पूरा अमाउंट, या वो जिसको बेच रहा है उसके लोन से कट जाएगा? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है दोस्तों कि ज्यादातर बैंक आपको बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो बायर है, जिसको आपने बेचा, अगर उसने 20 लाख का सपोज करो लोन लिया, आपने भी सपोज करो 20 लाख का लिया था, आज कुछ सालों बाद आपका जो स्टैंडिंग प्रिंसिपल है वो 14 लाख बचा हुआ है। अब ऐसे केस में जो नया बायर है वो चाहे आपके बैंक से अप्लाई करे, चाहे अपने बैंक से अप्लाई करे, अगर उसका बैंक बीटी यानी बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा अप्रूव करता है कि वो दूसरे लोन को टेक ओवर कर लेगा, तो उस केस में वो 20 लाख का लोन अप्रूव कर देगा।
14 लाख जो आपके बैंक के उसने देने हैं वो आपके बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करेगा और इस लोन को वहां से डायरेक्टली टेक ओवर करके जो बैलेंस 6 लाख रुपए बचा वो सीधा आपके नाम का वो डीडी उसमें बना देगा। चाहे डीडी बनाए, चाहे चेक बनाए, जो भी मतलब बैंक का प्रोसीजर होगा वो उसको आपके नाम पे डिसबर्स कर देगा। इस तरह से आप अपनी जेब से पैसे बगैर दिए उस लोन को क्लोज भी कर सकते हो और नए बायर के नाम पे वो ट्रांसफर भी हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है जो पूछा गया है कि कैन आई डू पार्ट में, ओके, ये पूछ रहे हैं सज्जन कि क्या मैं अपने होम लोन्स की पार्ट पेमेंट्स कर सकता हूं या प्री क्लोजर कर सकता हूं। तो दोस्तों होम लोन एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ही सुविधाजनक कुछ बातें होती हैं, जैसे कि पार्ट पेमेंट्स आ जाती हैं। जितने भी होम लोन मैक्सिमम जो कंपनियां ऑफर करती हैं आपको साल की 2 पार्ट पेमेंट तो फ्री देती हैं। दैट मीन्स अगर साल में आपकी सपोज करो EMI है 21,000 रुपए, आप हर महीने 21,000 रुपए दे रहे हो, छठे महीने में या 5वें महीने में साल के आपके पास कहीं से 2 लाख रुपए आ गए। अब आप सोचते हो कि यार व्हाई शुड आई स्पेंड दिस मनी एनीवेयर एल्स, मैं अपना लोन ही क्यों ना कम कर लूं। तो होम लोन में दैट इज अलाउड। आप उस 2 लाख रुपए को लेके अपने बैंक में जाके होम लोन में अपने प्रिंसिपल में जमा करा सकते हो। उससे आपका प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा। जितना प्रिंसिपल नीचे आएगा, क्योंकि होम लोन रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, तो जितना प्रिंसिपल नीचे आएगा उस पे अक्रूड जो होने वाला इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। प्री क्लोजर के बारे में इन्होंने पूछा। यस, प्री क्लोजर इसमें पॉसिबल है। उसमें कई कंपनियों के कई नियम हैं। ऑल्दो ज्यादातर कंपनियों के नियम ये हैं कि अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट, जैसे लिमिटेड समय, लेट से 6 महीने का पीरियड किसी ने कंपनी ने रखा है, किसी ने साल का रखा है कि जी 6 महीने या साल तक तो आपको चलाना ही है, उससे बाद में क्लोज करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे पहले क्लोज करोगे तो हम कुछ सर्विस चार्ज लेंगे। वो अकॉर्डिंग टू योर बैंक आप चेक कर सकते हैं, बट यस इट इज अलाउड। कई लोन ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होता, जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो जनरल लोन्स आ जाते हैं, कोई गाड़ी का है, कोई किसी जिसमें दिक्कत आती है, इसमें नहीं होती। होम लोन में आप प्री क्लोज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो दोस्तों ये बात क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, ओके, समवन इज आस्किंग कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड का मिस पेमेंट है। लाइक किसी के पास कार्ड रहा होगा तो या तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस हुई है, उससे किसी वजह से हो जाती है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड का कोई पुराना डिफॉल्ट है या कुछ ऐसा है। तो ऐसे केस में क्या मेरा होम लोन रिजेक्ट हो जाएगा? देखो इसमें सिबिल का बहुत बड़ा मैटर है। आपका सिबिल स्कोर सही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट मिस हुई है या कोई हो गया, क्रेडिट कार्ड का इशू चल रहा है, लेकिन बंदे के बाकी जो लोन्स हैं, मान लेते हैं और भी कोई लोन ले रखे हैं, कोई कार का लोन चल रहा है, कोई किसी को ओवरऑल जो प्रोफाइल है, तो अगर बाकी सारे सही चल रहे हैं और सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड को लेके कुछ पेमेंट मिस हुई है, कुछ है, तो उसको होम लोन, क्योंकि एक सिक्योर्ड लोन होता है, तो बैंक उसको कई बार दरकिनार कर देते हैं। हाँ, इसमें आपको हो सकता है कुछ कीमत चुकानी पड़े, कीमत यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कि अगर जहां आपको 8.15 मिलना था लेकिन अभी आपका कुछ उस वजह से वो 8.50 दें या 8.95 दें, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस अदरवाइज आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आप जानबूझ के बैंक को पैसे नहीं देना चाह रहे या आप कोई ब्लैक लिस्टेड है, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज इतना बड़ा फर्क उसमें नहीं पड़ता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैन आई टेक अ पर्सनल लोन? ओके, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। मेरे पास भी कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको हम बताते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि 30 लाख का फ्लैट ले रहे हो तो ये नहीं कि 30 लाख पूरा बैंक देगा। अगर 80% फंडिंग बैंक कर रहा है तो 20% आपको देना है, यानी 6 लाख रुपए प्लस रजिस्ट्री का भी खर्चा है, वहां ड्यूटी देनी है, स्टैंप ड्यूटी है, कोर्ट फीस है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लोन लेंगे तो वहां भी कई चीजें होती हैं लोन में, जैसे प्रोसेसिंग फीस है, इंश्योरेंस, अभी हम इंश्योरेंस पे भी आएंगे थोड़ी देर में, तो वो सारी चीजें हैं। तो कई लोग आते हैं कहते हैं कि यार मेरे पास प्रोफाइल है, मेरा लोन तो जी 24 लाख का हो जाएगा, 30 लाख का हो जाएगा, पर मेरे पास सेविंग्स इतनी नहीं है, यानी अगर डाउन पेमेंट और ऊपर के खर्चे मिला के 9 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, तो मेरे पास तो यार 5 लाख है या 8 लाख है, मेरे पास 2 लाख कम है, तो मैं क्या करूं? तो उस पर्टिकुलर केस में कई बार लोगों की डिमांड होती है कि मैं पर्सनल लोन ले लूंगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए जो मैं बताने जा रहा हूं, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन में आता है। कोई भी सिक्योर्ड लोन आप लेने जा रहे हैं, होम लोन लेने जा रहे हैं, कार लोन लेने जा रहे हैं, अगर उससे जस्ट पहले आप कोई अनसिक्योर्ड लोन ले लेंगे, चाहे 10,000 का लो चाहे 10 लाख का लो,
तो उस केस में सिक्योर्ड लोन लेने में आपको दिक्कत आएगी, सिक्योर्ड लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैंक को यह लगेगा कि ये बंदा बहुत क्रेडिट हंग्री है, क्रेडिट डिप्राइव्ड है, इस बंदे को पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ये कल को पर्सनल लोन की किस्त देगा या हमारी किस्त देगा, क्योंकि होम लोन लॉन्ग टर्म है। बैंक आपको 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए लोन देने वाला है, तो बैंक हर चीज देखेगा। तो ऐसे केस में अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि अपने हिसाब से उसमें फ्लैट लें, उस फ्लैट को ना ही लें जिसमें ज्यादा पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो, या फिर अगर पर्सनल लोन लेना ही पड़ता है किसी और कारणवश भी, तो पहले आपका होम लोन हो जाए, आप अपनी रजिस्ट्री वगैरह करवा लें, उसके बाद जब आपके पास उसमें जो गैप ईएमआई में आपकी इनकम में बचता है, जिसकी ईएमआई अभी बन सकती हो, उस कैपेसिटी के हिसाब से आप पर्सनल लोन ले सकते हो, उसकी ईएमआई बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what if I am already paying too many EMIs? Okay, now this is a question। कई बार क्या होता है कि आजकल लोगों की आदत है, मोबाइल भी ले लिया लोन पे, टीवी भी ले लिया लोन पे, और गाड़ी भी लोन पे चल रही है, उसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, उसमें भी ईएमआई कन्वर्ट करा लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस चीज का अगर ये एक सवाल है कि अगर मैं बहुत ज्यादा ईएमआई दे रहा हूं और मैं अपनी मोर देन एलिजिबिलिटी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, अगर सपोज करो आपकी सैलरी 50,000 रुपए इन हैंड है और आप कहते हो कि मेरी एलिजिबिलिटी ऑफ ईएमआई पर मंथ क्या है, तो वो नेट 50% होती है। यानी अगर आपको हैंड 50,000 आते हैं तो 25,000 रुपए आप जो है हर महीने एज एन ईएमआई अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइन दे सकते हो, उससे ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ईएमआई में पे कर रहे हो और आप लोन लेने चले जाते हो, होम लोन लेने चले जाते हो, तो जब तक उनमें से कुछ लोन क्लोज नहीं होंगे और एलिजिबिलिटी नहीं आएगी तब तक वो हो नहीं सकता। सो सपोज करो अगर आपकी कोई गाड़ी का लोन है, वो 10,000 रुपए की ईएमआई जा रही है और टोटल आप 25,000 की ईएमआई इन टोटल पे करते हो, और होम लोन आपको 12 लाख रुपए लेना है जिसकी ईएमआई अकॉर्डिंगली 10,000 ही आ रही है, तो ऐसे में आपको या तो 10 लाख जो गाड़ी का 10,000 वाला लोन है उसको खत्म करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई और प्रोफाइल की आवश्यकता पड़ेगी घर में, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि कैलकुलेट द टोटल ईएमआईज यू आर पेइंग, और अगर वो आपकी सैलरी का 50% से क्रॉस कर रहा है या 50% के आसपास टच कर रहा है, तो आपको और लोन नहीं हो पाएगा कहीं से भी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट अबाउट प्रोसेसिंग चार्जेस एंड इंश्योरेंस? ओके, इसमें अलग अलग बैंकों के अलग अलग सिस्टम हैं। अगर हम प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें, कुछ बैंक के प्रोसेसिंग चार्ज हैं 0.5%, कुछ बैंक के प्रोसेसिंग चार्ज है ऑलमोस्ट 1.5 से 2%। जैसे मैंने आपको बताया पिछली बारी कि प्राइवेट एनबीएफसी हैं, अब प्राइवेट एनबीएफसी का कईयों के चार्ज 1.25% है, 1.5% है, 2% है। कई ऐसे बैंक है जो सरकारी हैं, 0.5% है। कई सरकारी बैंकों में स्कीम्स चलती हैं, जैसे कि कुछ सरकारी बैंकों में अभी रिसेंटली स्कीम चल रही थी कि अगर आपके साथ यानी कोई भी फीमेल एप्लीकेंट है, जैसे अपने वाइफ को बना लिया को एप्लीकेंट या मदर को बना लिया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो निल हो जाएगी, यानी माफ हो जाएगी, वेवर मिल जाएगा आपको। तो ऐसे भी कई बैंकों की स्कीम होती है, कईयों की फिक्स होती है, कई प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे फिक्स ले लेते हैं, तो अलग अलग है वो सिस्टम। इंश्योरेंस जो है ये भी अलग अलग है। कई बैंकों का क्या है कि 4 तरीके इंश्योरेंस करेंगे आपकी, जी आपका लोन कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए जी हम आपके हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे सॉरी, हम आपकी लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, जी हम आपका फायर इंश्योरेंस करेंगे, अर्थक्वेक इंश्योरेंस करेंगे। देयर आर सो मेनी बैंक्स विद सो मेनी थिंग्स। कई बैंक ऐसे हैं जो सरकारी हैं या फिर एनबीएफसी हैं लेकिन गवर्नमेंट होल्ड पे आ जाती हैं, उनमें क्या होता है कि जी हम आपकी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, तो वो बहुत बड़ा फर्क जरूर डाल देती है। कई ऐसे हैं सरकारी बैंक में, सपोज करो अगर 20 लाख का लोन है, सरकारी बैंक से ले रहे हो और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करते हैं और आपकी एज 30, 35, 40 साल में है, ज्यादा एज नहीं है, तो इंश्योरेंस अमाउंट इतना नहीं आता, ऑलमोस्ट 20,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। वो वन टाइम होता है, बैंक कैलकुलेट अपने रिस्क को करता है कि यार मुझे अपना रिस्क कैलकुलेट करना है। अब लोग कहते हैं यार हमारे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, तो मैं इसको लूं या ना लूं, मैं क्यों लूं? देखो इसमें क्या होता है, जो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है दोस्तों,
उसमें आपकी फैमिली में चाहे आपकी वाइफ होंगी, मदर होंगी, जो भी लोग होंगे घर में, किसी ना किसी को आपने बेनिफिशियरी बनाया होगा। यहां बैंक अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है कि कल को भगवान न करे लोन लेने वाले को कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें बेनिफिशियरी बैंक खुद को बनाता है। दैट मीन्स अगर 20 लाख का लोन है और 20 लाख के ऊपर इंश्योरेंस हो गई बंदे की, कल को कोई इश्यू होता है, वो बंदे को कोई दिक्कत आ गई, बंदा नहीं रहा दुनिया में, तो बेनिफिशियरी बैंक है तो 20 लाख रुपए बैंक को आ जाएंगे। तो ऐसे में वो बैंक जो है वहां से अपना लोन रिकवर कर लेगा इंश्योरेंस कंपनी से, और उसमें परिवार को तंग नहीं किया जाएगा। वो इसलिए करी जाती है। लेकिन कई बैंक ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको एक ज्यादा फैला हुआ रूप दे दिया है कि हम ठीक है जी ये तो करेंगे पर हमें घर को भी सुरक्षित रखना है तो हम घर की भी इंश्योरेंस करेंगे, ये भी करेंगे। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। सरकारी बैंक में जहां 15 से 20 हजार की इंश्योरेंस आती है, नॉर्मल से 15-20 लाख के केस की 30-35 साल की उम्र में अगर लोन ले रहे हैं, तो वही अगर आप एनबीएफसी में चले जाओ तो सेम अमाउंट के लोन पे सेम उम्र में अगर कैलकुलेट करो तो 4 तरह की इंश्योरेंस होती है, तो 60 से 70 हजार 80 हजार भी लग जाते हैं। तो इन चीजों का आपको पहले से ध्यान रखना है। क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चन करना गलत नहीं होता। अपने एजेंट से सवाल कीजिए, अपने बिल्डर से सवाल कीजिए, अपने लोन कराने वाले से सवाल कीजिए। आपका हक है, आप कंज्यूमर हैं, आप सवाल करेंगे तभी आपको सही जवाब मिलेगा। आप नहीं पूछेंगे तो अगला नहीं बताएगा, और नहीं बताएगा तो बाद में आप ही लोग दिक्कत में फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ओके देयर इज एक प्री ईएमआई को लेके आजकल नया सिस्टम शुरू हुआ है। पहले ये नहीं होता था, कुछ समय से चल रहा है। तो अगर लोन डिसबर्स हो गया है तो बैंक क्या करता है जी, हम एक पहली ईएमआई नहीं काटेंगे, पहले एक प्री ईएमआई काटेंगे। प्री ईएमआई क्या होती है? प्री ईएमआई इज नथिंग, इट इज जस्ट एन इंटरेस्ट। सपोज करो बैंक का जो साइकिल है 1 to 38 चलता है। अगर आपने उस बैंक से लोन ले लिया, आपका लोन डिसबर्स हुआ 15 तारीख को, साइकिल शुरू होगा 1 तारीख को। अब वो ईएमआई तो अगले महीने की जो भी उसकी डेट बैठेगी, 5 तारीख की, 10 तारीख, जो भी बैंक ईएमआई काटेगा आपकी, वो तो तब काट लेगा उस महीने की। उसमें उस महीने का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जुड़े होंगे। लेकिन ये जो 15 का लोन डिसबर्स हो गया तो बैंक तो कहता है जी मेरी तरफ से तो डिसबर्स हो गया, मैंने चेक बना दिया, तो मैं तो आज से मेरा तो इंटरेस्ट शुरू है। तो बैंक क्या करता है, उस 15 से लेकर आने वाली 30 तारीख तक वो जो 15 दिन का है उसका सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करता है। प्रिंसिपल में कोई कमी वो नहीं करता, कटौती नहीं होती है, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो कि खैर उतना मैक्सिमम नहीं होता, वो एक अकॉर्डिंग टू द लोन पे कि हाँ भाई 8.25 पे 9.25 पे कितना है वो उसको कैलकुलेटिवली ले लेते हैं, कंप्यूटर से कैलकुलेट होकर जनरेट होकर आ जाता है, तो उतना अमाउंट नहीं होता, बट यस वो होता जरूर है। तो दोस्तों प्री ईएमआई को ध्यान रखिएगा। ज्यादातर लोन लेने के बाद लोगों को पता नहीं होता है, लोगों को कॉल जाता है बैंक की तरफ से कि जी आपकी प्री ईएमआई डिडक्ट होनी है। आप बिना बताए भी कई बार बैंक वाले नहीं बताते या एजेंट ने नहीं बताई, वो डिडक्ट हो गई, तो लोग जो है एजेंट को या अपने बिल्डर को फोन कर लेते हैं या फिर लोन वाले को फोन करते हैं जी ये क्यों हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्री ईएमआई ज्यादातर बैंक आजकल काटते हैं और काटेंगे। तो दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं, 9वां क्वेश्चन आज का, हाउ टू नो इफ द प्रॉपर्टी आई सीक इज लीगली डिफेक्टिव। ये बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से इसके आंसर को सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर उनको बिल्डर उनके पेपर दे भी देता है, उनके प्रॉपर्टी एजेंट ने आपको उसके प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए, आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी के पेपर ऑथेंटिक हैं, डिफेक्टिव तो नहीं है, कोई फॉर्जरी तो नहीं की गई है? क्या वो जो रजिस्ट्री की कॉपी आपको दी है वो रजिस्ट्री कभी हुई भी थी या नहीं हुई थी? तो दोस्तों इसके लिए 1-2 चीजें हैं जिसका आप ध्यान दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है वो है, आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक बताने जा रहा हूं, डोरिस, DORIS, डोरिस। इसका लिंक आपको बता देता हूं एग्जैक्टली। इसका लिंक है DORIS.Delhi गवर्नमेंट .nic.in। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, इस लिंक को खोलेंगे, इसको हम ई सर्च कहते हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसके ऊपर आप, इसका अगर फुल फॉर्म आप जानना चाहते हैं, इसका फुल फॉर्म है दिल्ली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। दैट मीन्स इस पे आप जाएंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर ऑफिस में दिल्ली के किसी भी रजिस्टर्ड हुआ है, उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी, उस रजिस्ट्री की, उस जीपीए की, उस पेपर की ऑथेंटिसिटी आप इस पे चेक कर सकते हो। हर रजिस्ट्री के बैक साइड पे जब आप पलटते हैं तो एक इंफॉर्मेशन होती है जहां लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वॉल्यूम नंबर, डेट, पेजेस
अगर आप उस डिटेल को, आपके पास कॉपी है, आप इसमें डाल के टैली कर सकते हो कि वो रजिस्ट्री जो आपको दी गई है वो एक जेन्युइन पेपर है कि नहीं है। उसके अलावा भी अगर आपका सवाल है, आप कहते हैं कि ठीक है जी ये तो आपने बता दिया लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैं और डीप में जानना चाहता हूं, मैंने इस पे तो देख लिया लेकिन और मुझे पता चलना चाहिए कि मैं अपने पैसे देने से पहले, एडवांस देने से पहले बिल्डर को या अपने प्रॉपर्टी डीलर को मैं अपनी तसल्ली चाहता हूं, तो दोस्तों उसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं, हमारे पास एक लीगल डिपार्टमेंट है, पूरा एक लोन डिपार्टमेंट है। आप अगर नहीं और तसल्ली अपनी चाह रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी, मैं अपना नंबर जो है इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे छोड़ दूंगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो हम लोगों से बन पड़ेगा आपकी मदद के लिए वो हम आपको जरूर करके देंगे। तो दोस्तों आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। इन सारी चीजों पे हम हो गए, लोन पे हो गए, लोन के प्रोसीजर पे हो गए, लोन के सवालों पे हो गए। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो आखिरी क्वेश्चन है और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये जरूरी है कि लोन, इज इट नेसेसरी टू पे एडवांस बिफोर लोन अप्रूवल, यानी लोन अप्रूव होने से पहले जो मैंने ये मुझे बिल्डर ने बोला जी 20% दे दो, 10% दे दो, एग्रीमेंट करना है, क्या वो जरूरी है कि मैं दूं? और इसके बाद कैन आई पे कस्टमर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग पर्सनल लोन, इस पे हम अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे, पर्सनल लोन के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि कई लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि भाई मेरे पास ऊपर के पैसे कम है या ऊपर के पैसे नहीं है, मैं लोन तो ले लूंगा लेकिन सेविंग्स नहीं है, तो मैं एडवांस देने के लिए नहीं है, मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैं पर्सनल लोन लेके दे दूं। तो पर्सनल लोन का तो मैं ऑल्दो आपको जवाब दे ही चुका हूं, लेकिन इसमें एक चीज हम ऐड कर रहे हैं। कस्टमर पूछता है कि क्या मैं अपने पेरेंट्स से या रिलेटिव से हेल्प के तौर पे या लोन के तौर पे पैसे लेके एडवांस दे दूं, क्या वो पॉसिबल है? क्या उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो दोस्तों अगर आप लोन ले रहे हैं किसी एनबीएफसी से तो आप इस बात का ध्यान रखिए, ज्यादातर आजकल बैंक और एनबीएफसी इस बात को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो आपके अकाउंट्स, आपकी स्टेटमेंट चेक करते हैं, पैसे का सोर्स क्या है, कहां से आपके अकाउंट में आया है। आप जो एडवांस दे रहे हैं या देने वाले हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये 20%, 10% जो आपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चलो हम तो लोन दे देंगे 80%, आप अपने 20% जो देने वाले वो आपके पास हैं या कहां से आने हैं। तो दोस्तों अगर आपका ये प्लान है कि आप अपने पेरेंट्स से लेने वाले हैं या रिलेटिव से लेने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बैंक को आप क्लियरली, आपने ये बात जाके आप सीधा बोल रहे हैं हाँ जी मैं तो अपने रिलेटिव से लूंगा, तो बैंक आपका ये होम लोन क्लियर नहीं करेगा। और इसीलिए आपको पहले अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना है, आपके पास प्रॉपर सेविंग्स होनी चाहिए। और अगर फिर भी आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें लोन नहीं होगा, लोन होगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। बैंक आपके पेरेंट्स की स्टेटमेंट आपसे मांग सकता है और एक रिटर्न में एफिडेविट मांग सकता है कि जी अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो उनसे बोलिए कि वो आपको एक रिटर्न में एफिडेविट दें कि आई विल नॉट आस्क दिस मनी बैक फ्रॉम यू, मैं अपनी लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे अपने बच्चों को ये पैसा दे रहा हूं कि ये घर खरीद लें। तो ऐसी चीजों को, ऐसे उपायों को करके, सपोज करो कि उसको उपाय कह सकते हैं अभी, तो ऐसी चीजों को करके बैंक जो है आपसे वो आपके होम लोन को ओके कर देता है, अप्रूव कर देता है। इससे पहले हमने इसी सवाल में एक और सवाल ये था कि क्या ये जरूरी है कि हम जो लोन अप्रूवल से पहले एडवांस दें। तो दोस्तों इस चीज को समझिए, आप 20 लाख की सपोज करो प्रॉपर्टी ले रहे हो, 80% लोन हो रहा है उस पर 16 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है जिसे हम कस्टमर कंट्रीब्यूशन कहते हैं। बैंक ये बहुत स्ट्रिक्टली देखता है और इसको ट्रेस करता है कि कस्टमर कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये कह देंगे जी मेरे पास तो भी कस्टमर कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, अभी तो मैंने जुगाड़ करना है, तो बैंक आपका लोन अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को ये लगेगा कि यार ये लोन अप्रूव करा रहा है लेकिन इसके पास अपने पैसे का अरेंजमेंट ही नहीं है, तो कल को ये मेरे पैसे कैसे चुकाएगा। तो कस्टमर कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो बैंक की सेटिस्फेक्शन के लिए भी है कि हाँ जी कस्टमर अपना, जब भी अगर आपका डिसबर्सल जो होता है लोन का, अप्रूवल के बाद डिसबर्सल होता है, डिसबर्सल से पहले बैंक आपसे मांग लेता है कि हाँ जी आपने कितने दे रखे हैं। आप कहोगे जी मैंने 10% दिए थे तो अभी 10 और देने हैं, तो जी 10% जो आपने देने हैं वो आप दे दीजिए और स्टेटमेंट बैंक में जमा कराइए। तब बैंक आपका लोन डिसबर्स करता है, जो डीडी प्रिंट करना है बिल्डर के नाम पे या सेलर के नाम पे, तब प्रिंट करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आपके साइड का कंट्रीब्यूशन है डिसबर्सल से पहले बैंक तक पहुंचना जरूरी है।
शुरू में आप अपने बिल्डर के साथ एक कैसा आपका रिलेशन है, आप किस तरह की डीलिंग में पड़ रहे हैं, वो आप आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि जी मैं 5% या 10% पहले दूंगा, 10 में बाद में दूंगा, या पूरा 20 पहले दे दूंगा। वो आपकी बिल्डर के साथ आपकी अपनी डीलिंग है। लेकिन ये बात सत्य है कि आपके शेयर का जो कंट्रीब्यूशन है, आपकी साइड का जो कंट्रीब्यूशन है, वो आप पूरा देंगे अपनी साइड से। बैंक को शो करेंगे कि आप दे चुके हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बैंक चेक करेगा, तभी बैंक ओनर के नाम का या बिल्डर के नाम का डीडी प्रिंट करेगा या चेक प्रिंट करेगा। तो दोस्तों, आज हमने आपके 10 सवालों के जवाब दिए हैं, जो 10 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और मैं जानता हूं कि ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज जो आपको आज दी गई है, ये आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत प्यार दिया हमारी पहले की वीडियोस को। इस वीडियो को भी मैं जानता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा प्यार देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज फेसबुक पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ग्रुप को जाके लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में जितनी भी वीडियोस हम लेके आए, जितनी भी पोस्ट हम लेके आए, वो रिलीज होते ही आपके फेसबुक फीड पे आपको दिख जाए। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ। आई होप जल्दी जल्दी आप लोग अपने घरों से बाहर निकल सकें और वापस अपनी लाइफ में एक नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।